नमस्कार। डेलीएटर.com के इंस्टाग्राम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आज एक बार फिर हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए वो लेकर अपने इस इंस्टाग्राम लाइव बुलेटिन में हाजिर हैं। वो कौन सी खबरें हैं जो दिन भर आज खास रहीं, उस पर हम आज अपने इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मेरे साथ मेरी सहयोगी दीक्षा भी जो है वो जुड़ेंगी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या दिन भर डेस्क पे आज जो खबरें डेलीएटर.com की वेबसाइट पर आज हमारे लिए बड़ी खबरें रहीं और जो खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए, अपने इस बुलेटिन में हम उन्हीं खबरों को आपको जो है उसके बारे में विस्तार से एक एडिटोरियल चर्चा जो है वो देते हैं। तो हम शुरुआत करें सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ, और वो खबर ये है कि लॉकडाउन के बीच भारत सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। और ये तैयारी ये है कि लगभग 64 फ्लाइट्स के द्वारा भारतीयों को जो तमाम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं और किसी न किसी कारणवश कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे मुल्कों में फंस गए हैं, वो नौकरी के लिहाज से वहाँ पर हों, एजुकेशन के लिहाज से हों या किसी भी लिहाज से वहाँ पर हों, इन सब पर हम आपको आज अपनी इस बुलेटिन में बताते हैं कि भारत सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। और तैयारी ये है कि इन भारतीयों को जो अलग अलग मुल्कों में हैं उनको वापस हिंदुस्तान लाने की तैयारी भारत सरकार ने की है। आपको बता दें कि 64 फ्लाइट्स के द्वारा इन 14,000 से अधिक भारतीयों को विदेशों से जो है वो वापस लाने जा रही है भारत सरकार। आपको बता दें कि लगभग 14,800 ऐसे भारतीय हैं जो दुनिया भर के अलग अलग शहरों में जो है वो फंसे हुए हैं, राज्यों अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको भारत सरकार लेकर आ रही है। और आपको बता दें इसी के साथ वो जो मुल्क हैं वो कौन से हैं, तो अमेरिका, कुवैत, फिलीपींस, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ये जो फ्लाइट्स हैं, जो 64 फ्लाइट्स हैं वो भेजी जाएंगी और भारत वापस लाया जाएगा। और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी दीक्षा जो है वो कुछ ही देर में हमारे इस लाइव में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। दीक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सुमित, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ दीक्षा। हमने किया बड़ी खबर जो आज है कि 64 फ्लाइट्स के जरिए भारतीयों को जो है वो वापस हिंदुस्तान लाने की तैयारी भारत सरकार ने की है। तो दीक्षा, जो देश बताए जा रहे हैं वो हैं अमेरिका, कुवैत, फिलीपींस, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सऊदी अरब, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से ये भारतीय आने वाले हैं। तो दीक्षा, और इस पर क्या जानकारी आपके पास है? जी सुमित, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इन फ्लाइट से जो लोगों को लाया जा रहा है तो प्रायोरिटी यही होगी कि जो बूढ़े हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो बच्चे हैं, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाए। जो जरूरतमंद लोग हैं पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी लाने के लिए। और साथ ही सुमित ये भी बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजें की गई है। जैसे एक फ्लाइट में 200 से लगभग 300 के लगभग लोग जो है वो एक फ्लाइट में आ पाएंगे सुमित। ठीक है दीक्षित, इसके अलावा दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 200 से 300 यात्रियों को ही बैठने की इजाजत दी जाएगी, ये बात भी की जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें अच्छा खासा किराया, ये दीक्षा इसमें जो है वो बड़ी खबर है कि एक अच्छा खासा मोटा किराया इन यात्रियों को जो है वो देना होगा। और उस किराए के बारे में अगर आप दीक्षा तथ्यात्मक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दे पाए। जी सुमित, अभी जैसे हमारे सोर्सेस से खबर आई है कि जो किराया है शायद वो 40,000 से शुरुआत है। उस मतलब वो पर कंट्रीज के हिसाब से किरायों को बैठाया जाएगा, किरायों को डिफर किया जाएगा कंट्रीज वाइज। तो 40,000 से जो है वो किराए की शुरुआत है। साथ ही सुमित, जो मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जिन लोगों को दिक्कत है, जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम है, खांसी है, सर्दी है, वो पहले इस चीज के बारे में जो है वहां पे एयरपोर्ट पे आप अथॉरिटीज को बताएं। एयरपोर्ट पे अथॉरिटीज को इनकी जानकारी देनी होगी कि पहले से आप बीमार हैं या कितने दिन से आप बीमार थे। इसी जानकारी के बाद आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसा सिम्टम जो है वो दिखाई देता है या मिलता है तो उसको लाने की इजाजत होगी या नहीं? दीक्षा, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन आपके पास है? जी सुमित, इस पे है कि जो फिजिकली फिट है सुमित, जो लोग फिजिकली फिट है वही ट्रैवल कर पाएंगे। जिनको खांसी, सर्दी, बुखार, ऐसी खांसी बुखार की जो तकलीफ है, अगर ऐसी चीजें हैं लोगों को, वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे।
जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इन जिनके पास ये सिम्टम्स नहीं है, जो फिजिकली फिट है सुमित, वही ट्रैवल कर पाएंगे। जी 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 जी। चलिए चलिए दीक्षा, तो शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दीक्षा, आगे हम बढ़ते हैं और बात दिल्ली वालों की करते हैं। बहुत जी मस्ती दिल्ली वाले जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बहुत ही शिक्षित मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री जिनसे ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अब दिल्ली वालों को साफ तौर पे, मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है दीक्षा अपने रिपोर्ट में, कि उन्होंने दिल्ली वालों को ये साफ कह दिया है कि अब जीना या मरना आपके हाथ में है। दीक्षा से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है नेटवर्क इशू की वजह से। हम वापस दीक्षा के पास चलेंगे। तो दिल्ली वालों के लिए खबर खास है। दिल्ली वालों के लिए ये खबर इसलिए खास है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में शराब बिक्री को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार लोगों की जो भीड़ है वो शराब के ठेकों के बाहर देखी जा रही है, ये बड़ी चिंता की बात है। कोई भी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हैं जहां पर अब जो जीना या मरना है वो आपके और मेरे हाथ में। दीक्षा वापस आ गई है, कोई नेटवर्क इश्यू था शायद, इसलिए आपकी जो लाइन है वो कट गई थी। तो दीक्षा, मैं दर्शकों से ये कह रहा था कि दिल्ली सरकार ने भी अब दिल्ली वालों पर छोड़ दिया है जीने या मरने का फैसला करना, और दिल्ली वाले मुझे नहीं लगता कि जीना पसंद कर रहे हैं। आप जो तस्वीरें दिन भर आज देख रहे हैं शराब की दुकानों के बाहर, शराब के ठेकों के बाहर, जिस तरीके से लोगों की लंबी भीड़ है, इस पर दीक्षा क्या जानकारी आपके पास है और आप क्या शेयर करना चाहेंगे इंफॉर्मेशन दर्शकों के साथ? जी सुमित, जिस तरह से दर्शकों को भी बताती कि दिल्ली में रेड जोन के अलावा और कोई भी जोन नहीं है अभी तक, ना ऑरेंज जोन है ना ग्रीन जोन है। और जो ताजा आंकड़े हैं दिल्ली के, वो ये बताते हैं कि दिल्ली में 4000 के पार जो है कोरोना वायरस के केसेस हैं। लेकिन इस पर भी जो दिल्ली में शराब के ठेके जिस तरह से शुरू किए गए, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे हमने कुछ नहीं देखा। आपको बता दें सुमित कि इतने ज्यादा तादाद में लोग जुट गए शराब के ठेके के बाहर कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार तो किया ही, साथ ही दिल्ली पुलिस को मजबूरन जो है शराब के ठेके बंद कराने पड़े। कई लोगों का ये भी कहना था कि हमने 40 दिन से शराब नहीं पी है, तो कृपया हमें शराब लेने दें। और दीक्षा, मेरा बड़ा सवाल इस वक्त उस मेन स्ट्रीम मीडिया से भी है जिसने एक वक्त में जमाती मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलने का पूरे तरीके से जिम्मेदार बताया था। ठीक है, सवाल उन लोगों से भी है और सवाल दिल्ली सरकार से भी है, क्योंकि दिल्ली सरकार का राजस्व केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, मैं पढ़ा लिखा इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनली उन्हें बड़ा एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर अब तक मान रहा था, और इन्होंने इस बार अपने इस फैसले से ये साबित कर दिया है कि सरकार शराब के बिना नहीं रह सकती। भारतीय बेशक शायद 42 दिन शराब के बिना रहे, ठीक है। तो दीक्षा, ऐसे में दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली के सड़कों पर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज एक मेरे मित्र ही हैं सौरभ शुक्ला, जो एनडीटीवी इंडिया में कार्यरत हैं। दीक्षा, वो कृष्णा नगर से वीडियो रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने दिखाया, आप यकीन मानिए दीक्षा, मार्केट का माहौल ऐसा था जैसे दिल्ली में आम दिनों में मार्केट होती है। तो किस तरीके से अब दिल्ली, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है या गलत नहीं होगा कि दिल्ली अब जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आग के ढेर पर खड़ी हुई है। अब दिल्ली को खुद फैसला करना होगा कि उसने क्या चुनना है। अगर देखिए, सरकार ने तमाम ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में जो चीजें खोल सकती थी वो खोल दी हैं, यानी कि अब मरो, और दिल्ली वाले अगर मरेंगे या कोई नुकसान होगा तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार ने बोला, केजरीवाल ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीक्षा ये बोला था कि अगर दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो अस्पताल तैयार है, हम इससे जूझ लेंगे। यानी कि इसका मतलब अब कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत दिल्ली वालों को डालनी होगी। अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब दिल्ली वाले मर जाएं या दिल्ली वालों को कोरोना वायरस हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। जी सुमित, ये कहीं ना कहीं हमें भी समझना पड़ेगा, जिस एक ऐसे दौर में जहां जिससे देखते आ रहे हैं वो मेडिकल किट्स के इश्यूज हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर कोरोना वायरस के लिए क्या क्या स्टेप सरकार ले रही है। इस दौरान में सुमित, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे परिवार वालों के लिए क्या सही। शराब के ठेके खोल देना सुमित, इससे अर्थव्यवस्था एक दिन में कैसे ठीक होगी ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। जिस तरह से जीडीपी में गिरावट आई है सुमित, एक दिन के शराब के ठेके से, या अगर आप मान लीजिए आज से शराब के ठेके ही खुल जाते हैं, उससे जीडीपी में कैसे बढ़ोतरी आएगी ये तो नहीं पता। लेकिन
ये जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ा रही है, इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको कभी आगे आने वाले समय में टैकल कर पाएगी। सिर्फ सुमित बात दिल्ली की ही नहीं, आप बैंगलोर जैसे शहरों में देखें, बाकी अन्य शहरों में भी अगर आप देखें तो किस तरह से लोगों ने शराब के ठेके पर जाने भीड़ बढ़ाई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है। दीक्षा, और दिल्ली, अगर मैं आपसे बात करूं नैनीताल की, तो अभी जब मैं शाम को टी ब्रेक पे अपने सिस्टम से उठा था, तो मैं एक देश का बहुत तेज तर्राक चलने वाला न्यूज चैनल जो है वो देख रहा था। 8 खिड़कियों में 8 अनजान लोगों को बिठाकर और उनको बोलने का अधिकार ना देते हुए एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, एक टीवी एंकर जो है वो उनको ज्ञान जो है वो बांटा जा रहा था वहां से। तो मैं देख रहा था कि नैनीताल का एक वीडियो वो लोग दिखा रहे थे और उस वीडियो में ओले गिर रहे हैं, भारी बरसात हो रही है, लेकिन नैनीताल के लोग दारू के लिए, शराब के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उनको कोई गुरेज नहीं है इस बात से दीक्षा, क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया अब जब सरकार बेच रही है तो हम तो खरीदेंगे, और क्योंकि 42 दिन से हमने नहीं की है, ये बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए। जी सुमित, ये कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज समझनी बेहद जरूरी थी कि इस लॉकडाउन में आपने देखा कि किस तरह से पुलिस पे भी हमला किया गया, डॉक्टर्स की टीम पे भी हमला किया गया है। जब बात खुद की सुरक्षा की आई तब भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस पे भी हमला किया है लोगों ने। इस दौर में अगर आप शराब के ठेके को खोल रहे हैं तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये खुद में सवाल था कि सरकार इससे आगे क्या करना चाहती है। बिल्कुल 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 दीक्षा, और इसी के साथ दीक्षा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जो स्थिति है, जितनी चिंताजनक वाली अब बनी हुई है, यकीन मानिए आने वाले वक्त में दिल्ली के नंबर बढ़ सकते हैं। दिल्ली के शिक्षित मुख्यमंत्री, मैं बार बार अंडरलाइन करूंगा आज, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक शब्द, दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने, एक पढ़े लिखे सीएम ने दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो डीजल है उसके दामों में बढ़ोतरी हो गई है। तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने दीक्षा, एक पिक्चर को अगर आप बड़े साइकोलॉजिकल तरीके से भी समझेंगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी, कि दिल्ली सरकार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कही है कि अब दिल्ली में हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। इसी के चलते उन्होंने 4 मई यानी लॉकडाउन 3 जब शुरू हो रहा था तब से दिल्ली में तमाम चीजें खोल दी। दीक्षा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दीक्षा, दिल्ली में शराब की बिक्री कल हुई सोमवार को, और कल ही रात को पीटीआई के हवाले से खबर आई कि दिल्ली सरकार 70% जो टैक्स है, जो एमआरपी के ऊपर 70% जो टैक्स है वो बढ़ाने जा रही है। नंबर 2, और दीक्षा आज सुबह यह ऐलान हो जाता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। अब दीक्षा आप ये बात समझ जाइए, अगर कोविड-19 के केसेस बढ़ते हैं तो इसके लिए आप और मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। दिल्ली सरकार की कोई भी जिम्मेदारी यहां पर नहीं है। दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि अगर मामले बढ़ेंगे तो सरकार की तैयारी है, अस्पतालों में इलाज हो जाएगा। नंबर 1, यानी ये समझ लिया जाए कि भैया अब कोविड-19 से बचना है तो आप और मैं बचें। दूसरी बात दीक्षा, मास्क और सैनिटाइजर्स की बात दिल्ली सरकार भी कर रही है और पूरे मुल्क में की जा रही है। मैं बहुत स्पष्टीकरण के साथ, जो लोग बिना खौफ के बाहर जा रहे हैं, मास्क लगा के जा रहे हैं, मैं उनको भी ये बात बता दूं कि जो डॉक्टर्स, देश में ऐसे सैकड़ों डॉक्टर हैं जो कोविड-19 से पीड़ित हुए हैं, वो लोग पीपीई किट लेकर जो मरीजों का इलाज है वो कर रहे हैं। उसके बावजूद उन्हें ये वायरस जो है वो फैल रहा है, वो संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में क्या बिना बात के बाहर जाना, और सिर्फ इसलिए बाहर जाना क्योंकि हम बाहर जाना चाहते हैं, ये आपके लिए ठीक है, ये फैसला दिल्ली वालों को खुद करना होगा। मैं बहुत स्पष्टीकरण के साथ अपनी इस रिपोर्ट में ये बात दिल्ली वालों से कहूंगा कि सरकार के प्रति, देखिए अगर इकोनॉमी घट रही है तो सरकार हमारे प्रति टैक्स बढ़ाएगी, जो बढ़ रहा है दिल्ली में साबित हो गया। इससे पहले दीक्षा, अगर आपको याद हो, नागालैंड में क्या हुआ था, सेस, उन्होंने भी कोरोना वायरस सेस जो है उन्होंने वहां पर पेट्रोल डीजल पे लगा दिया। तो उस लिहाज से दीक्षा ये वाली बात साफ है कि अब सरकार ने मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास या जो गरीब लोग हैं उन पर सौंप दिया है कि अब वो कोविड-19 के इस महामारी को, इस अर्थव्यवस्था की कमजोरी को कैसे डील करेंगे। उनको बस टैक्सेस बढ़ाने हैं और उनको अब चीजें जो है वो खोलनी शुरू करनी है। दीक्षा जी सुमित, जिस तरह से टैक्स बढ़ाना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना, इस बीच में जहां लोगों का काम रुक गया है, जहां लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी, जो रोज कमाते थे, उनका एक तरह से रुक जाना, इस बीच में सरकार इस तरह के दाम बढ़ा के आगे किस तरह के निर्णय लेना चाहती है, आगे के लिए क्या साबित करना चाहती है,
ये तो खुद में ही बहुत चिंताजनक सवाल है, ये सरकार के लिए भी। एक अच्छा प्लान होना इस टाइम के लिए बहुत जरूरी है। और दीक्षा, मुझे वो प्लान ना सिर्फ केंद्र के पास बल्कि राज्य सरकारों के पास भी नहीं दिख रहा है। और मेरे को दिल्ली सरकार से मैं बार बार बोलूंगा, ये उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में स्थिति जो है इस तरीके से होगी, और ये बहुत शर्मनाक है दिल्ली सरकार के लिए भी। दीक्षा, अगली खबर का दीक्षा हम रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट ले लेता हूं। एक दर्शक ने कमेंट जो है वो किया है, और वो ये बोल रही हैं कि इवन टुडे अ मैन वाज शॉवरिंग फ्लावर पेटल्स ऑन द पीपल स्टैंडिंग इन क्यूज, आल्सो ही सेड दैट सरकार के पास पैसा नहीं है। तो दीक्षा, ये वीडियो एएनआई के हवाले से आई थी, और अभी कुछ देर पहले डेस्क पे जो है खबर भी आप लोगों ने डिस्कस करके करवाई है एक कॉपी। तो डेली एडा के जो दर्शक हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, वो dailyada.com की वेबसाइट पे जाके इस खबर को पढ़ सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से एक वीडियो आया है, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति, एक उम्रदराज व्यक्ति जो है वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं इन शराबियों के ऊपर, जो लाइन में लेके ठेके के बाद शराब लेने के लिए खड़े हुए हैं। और मुझे नहीं पता इस किस तरीके की दवाई इन लोगों के लिए है जो बहुत जरूरी हो गई है, और शायद उससे इनका कोविड-19 जो है वो समाप्त हो जाएगा। दवाई शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया है, इसलिए क्योंकि जिस जिज्ञासा से, जिस उत्साह के साथ ये लोग बाहर खड़े हैं, ये जो है इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोविड-19 की दवाई जैसा है। दीक्षा, अगली खबर का हम लोग करते हैं। जी जी दीक्षा, आप कंप्लीट कीजिए। जी सुमित, इन पिक्चर्स को देख के जिस तरह से लोग शराब के ठेके के बाहर खड़े हैं, इस तरह के देख के लगता है कि अगर शराब से कोरोना वायरस ठीक हो रहा होता तो भारत में अब तक कोरोना वायरस जा चुका होता। बिल्कुल। चलिए दीक्षा, लेकिन अब जो अगली खबर है वो इसी खबर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने उसको थर्ड नंबर रखा है। और वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन में अप्रत्याशित रूप से बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है। अप्रैल में 9.1 करोड़ रुपए, 9.1 करोड़ जो रोजगार हैं वो लोगों के छीन गए हैं। दीक्षा, ये एक बड़ी चिंताजनक खबर है। इस पर आप कोई डिटेल इंफॉर्मेशन अगर दर्शकों को देना चाहें तो। जी सुमित, जैसा कि इससे पहले भी WHO ने और कई एक्सपर्ट्स ने भी रिपोर्ट दी थी कि आने वाले टाइम में जब पोस्ट कोरोना वायरस होगा, जिस अभी के टाइम में जिस तरह से लोगों के रोजगार गए हैं, तो आने वाले टाइम में महामारी के लिए भारत सरकार जो है वो तैयार है। जिस तरह से अभी तो सुमित, अगर आंकड़ा तो माफ कीजिएगा, आंकड़ा तो है जो वो भारत सरकार की ओर से जारी अभी तक बिल्कुल नहीं किया गया है कि कितने लोगों के जो है वो जॉब्स जो है वो जाएंगी आने वाले समय में। जिस तरह कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा कि यूएस ने जो है वो कर दिया था कि कितने लोगों की जॉब जाएगी। यूएस सरकार ने इस चीज का जो है वो ऐलान तो किया था, लेकिन भारत सरकार की ओर से कुछ ऐसे ऐलान तो अभी तक जो बड़े रूप में सामने नहीं आए। सुमित, कि कितने लोगों को आने वाले समय में कितने लोगों की जॉब्स जो है वो जाएगी? जी दीक्षा, मैं आपको बता दूं कि ये एक खबर है कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 9.1 करोड़ लोगों का जो रोजगार है वो छिना है, और ये अप्रैल का डेटा आया है। ये जो इंफॉर्मेशन आई, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जारी किया है कि पिछले एक सप्ताह में बेरोजगारी दर जो है वो देश में बढ़कर अप्रत्याशित हो गई है, 27.1% तक हो गई है। सेंटर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 9.1 करोड़ छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों का जो रोजगार है वो छिन गया है। इसके अलावा दीक्षा, ये बताया गया है कि आर्थिक अनिश्चितता का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है, और लाखों करोड़ों मजदूरों का पलायन इस संकट की पहचान सी बन गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के दौर में जो व्यवस्था ठप पड़ी है उससे मजदूरों और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका जो रोजगार है वो छिना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपना ताजा आंकलन किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बेरोजगारी दर 27.1% तक बढ़ गई है। दीक्षा, वाकई में बहुत चिंता की बात है, और भारत जैसा मुल्क जहां पर जीडीपी लगातार गिर रही है। आप अगर याद करो, आपने दीक्षा क्योंकि आपने सरकार की बात की, तो हमारी माननीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो जीडीपी को लेकर बहुत ज्यादा मुझे एक्टिव, या फिर आप कहें कि चिंतित पहले भी नजर नहीं आई थी। और अब क्योंकि लॉकडाउन है, उसके बाद की हालत इन लोगों से कैसे समझेगी, ये बहुत चिंता की बात है। जी सुमित, साथ ही जिस तरह से अभी कुछ खबरें भी चल रही थी कि जो प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य भेजा गया है, तो जो रेलवे टिकट है वो उनसे लिया गया है, रेलवे के जो फेयर्स हैं वो इनसे लिए गए। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को इस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्योस चल रहा है लोगों के बीच में कि जो जो प्रवासी मजदूर से उनसे टिकट लिया गया है, पैसे लिए गए हैं टिकट के।
दीजिए देखिए, ये ये खबर पिछले 3 दिन से जो है वो चल रही है। और कल जब कांग्रेस अध्यक्षता सोनिया गांधी जी आई, और सोनिया जी गांधी ने आने के बाद ये कहा कि भैया अब कांग्रेस की जो पार्टी जो राज्यवर इकाई है वो इन जी मजदूरों का पैसा देना जो है वो शुरू करेगी, तो ये सरकार में उसके बाद खलबली मच गई। इससे पहले कोई स्पष्टीकरण भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा था। और प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा है कि केवल जी 3 जी राज्य वसूल रहे हैं मजदूरों से रेल का किराया। केंद्र ऑलरेडी 85% जो सब्सिडी है या जो राहत है वो देकर इन मजदूरों को पहुंचा रहा था। लेकिन मैं अगर आज के अपडेट की बात करूं तो सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और राज्यों के आवागमन की अनुमति दी है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाई गई। इन ट्रेनों में सफर के लिए मजदूरों से टिकट लेने मजदूरों से टिकट के पैसे लेने के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार दीक्षा जो सरकार को वो घेर रही हैं। जी प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि मजदूरों का रेल किराया राज्य सरकारें भर रही हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भर रही है, मजदूर नहीं भर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में राजनीति करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये मामला जी जो है इतना तूल लिया है। इसके बाद दीक्षा, अगर आपको याद हो, आप ही के बिहार से आते हैं, चारा घोटाले में इनके पिताजी जो है जेल में बंद हैं, ठीक है, और जी बहुत बड़े राजनीति करने लग गए हैं। अब नाम आपको याद होगा उनका, और मैं अक्सर इनके नाम से, और इन पढ़े लिखे, ये भी एक पढ़े लिखे मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। और ऐसे जब मंत्री होंगे और ऐसे लोग जब अर्थव्यवस्था पे राय देंगे और ऐसे लोग जी विपक्ष में हैं, ठीक है, तो हालत क्या होगी। मैं तेजस्वी यादव की बात करूं दीक्षा, उन्होंने भी ऐलान किया कि 50 ट्रेनों का जो किराया है, शायद ये उन्होंने ऐलान किया था कि आरजेडी जो है वो देगी। जी सुमित, तो इस तरह केंद्र का के ये बयान कहना है, तो दीक्षा जी केंद्र का ये कहना है कि राज्य दे रहे हैं पैसा, और ऑलरेडी केंद्र सरकार की तरफ से जो रियायत है वो दी गई है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने ये वाली बात कराकर बोल दी कि हम देंगे, तो कांग्रेस का क्योंकि जो सोशल मीडिया ग्राफ है वो अपना हो जाए, इसलिए अब इसको नाम दिया गया कि विपक्षी पार्टियों का क्योस इनके द्वारा फैलाया गया है। जबकि ऑलरेडी जो फेयर है, जो चार्जेस हैं ट्रेन के, वो मजदूरों से नहीं लिए जा रहे। जी सुमित, साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि नोएडा पुलिस यानी कि गौतम बुद्ध नगर यूपी की जो पुलिस है, उन्होंने ये हिदायत दी है कि अगर आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है और इस दौरान आप बाहर जाते हैं तो आप पे जो है वो कड़ी पनिशमेंट ली जाएगी। इनके पास और कुछ नहीं है दीक्षा, इनके जी पास और सुमित, कुछ है नहीं। इनके पास इस एक यही तरीका है यूपी सरकार के पास कि आप सिर्फ पनिशमेंट के लिए मशहूर हैं। और जी अब मुझे ऐसा लग रहा है, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ साहब ने भी थोड़े दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा था, जब दिल्ली में पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, जिस तरीके से दिल्ली वालों पर लाठियां चार्ज जो है वो की गई थी, तो वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ साहब ने कहा था कि ये पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश का केंद्र की तरफ से की जा रही है। तो ये है दीक्षा, पनिशमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो शराब के लिए, कोरोना की दवाई के लिए, अगर मैं कहूँ जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए कोई और इलाज हो भी नहीं सकता शायद पनिशमेंट के अलावा। बाकी आरोग्य सेतु ऐप को लेकर दीक्षा मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं अपनी प्रिवेसी, क्योंकि ब्लूटूथ ऑन रहेगा, लोकेशन का जो 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 डिवाइस होता है या जो आइकन होता है वो ऑन रहेगा। ऐसे में बड़ी चिंता की बात है, अगर मैं अपना डेटा, मैं अपनी गूगल सर्चेस, मैं अपनी तमाम जानकारियां सरकार के साथ शेयर करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं मेरी प्रिवेसी के अधिकार का एक तरीके से हनन है दीक्षा। बेशक सुमित। जी दीक्षा, जी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जावड़ेकर साहब ने ट्वीट करके जो जानकारी दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान सरकारें किराया नहीं जी दे रही जी हैं, ये लोग किराया मजदूरों से ले रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से जो है वो चीजें की जा रही हैं। दीक्षा, रुक करते हैं अगली खबर का, और आज कोविड-19 का जो लेटेस्ट नंबर है वो दर्शकों को बता दें। 46,711 केसेस भारत में अब तक रिपोर्ट किए हो चुके हैं। 13,161 लोग जो है वो अब तक ठीक हुए हैं, और लगभग 1,583 जो मौतें हैं वो देश में कोविड-19 के चलते अब तक दीक्षा जो है वो हो रही है। जी सुमित, अगर बात करें राज्यों की तो इसमें सबसे पहला राज्य जो है महाराष्ट्र, जिसमें सबसे ज्यादा केस है। तो महाराष्ट्र में अब तक 14,000 से ज्यादा केसेस हो गए। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में 5,000 से ज्यादा केसेस, साथ ही दिल्ली में सुमित 4,000 से ज्यादा केसेस हैं। और दीक्षा, बड़ी चिंता की बात यह भी है कि लोग शराब लेने सड़क पर जा रहे हैं, लेकिन 194 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है कोविड-19 के चलते। सरकारें बोल रही हैं कि वो तैयार हैं,
पुष्प वर्षा जो है वो हेलीकॉप्टर्स और तमाम उनके द्वारा हमारे कोविड-19 वॉरियर्स के लिए की जा रही है, लेकिन उनके लिए स्वास्थ्य की जो किट्स हैं, जो अस्पतालों में किट हैं, वो उपलब्ध हैं। आर्मी को इसका कंसर्न मुझे नहीं लगता दिखा, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इसको सराहनीय कदम के तौर पर लिया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि यदि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं और जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं भारत सरकार के, उनको भी अगर यही पैसा वो लोग अस्पतालों में देते और उसके बाद इन डॉक्टर्स एंड वॉरियर्स के लिए तालियां बजाते, तो जवाब में इनको भी तालियां मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सीधे तौर पर जो मदद होती वो सेना के इन लोगों के द्वारा या सेना के इन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है वो पहुंचाई जा सकती थी। तो दीक्षा, बड़ी खबर है कि 24 घंटे में 194 लोगों की 194 लोगों की जो मौत है वो कोविड-19 के चलते हुई है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है शायद दीक्षा, 24 घंटे में इतने लोगों की मौत हुई है। जी सुमित, साथ ही दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल से भी एक खबर आई थी कि जो 24 आर्मी रिटायर्ड पर्सनल्स हैं वो भी आज कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। तो इसको दिल्ली सरकार कैसे टैकल करेगी सुमित, ये तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने रेड जोन में भी ये शराब की दुकानें हर चीज खोलना शुरू कर दी है, साथ ही केसेस में इजाफा हो रहा है, तो ये खुद में बेहद चिंताजनक सवाल है कि दिल्ली सरकार कैसे ठीक करेगी ये सारी चीजें। दीक्षा, मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार जो है वो इस वक्त अपने हिसाब से ना चलकर कहीं और देख रही है और वो कहीं और के हिसाब से चल रही है। अब वो कहाँ देख रही है, क्या उसके पास कोई प्लान नहीं है, या वो किस तरीके से देखकर क्या फैसले लेगी, ये दिल्ली सरकार ही बेहतर जान सकती है। हम दीक्षा एक बड़ी खबर पे बात करते हैं जिसको लेकर ट्विटर पर हंगामा मचा हुआ है, और वाकई में इस खबर ने जो है वो लोगों को चौंका दिया, और न सिर्फ लोगों को बल्कि हमें भी ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो हमारे घर में छोटे बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया यूज करते हैं वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको अपने आईपैड या अपने मोबाइल फोन देकर छोड़ देते हैं और वो बंद कमरों में एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर किस तरीके से जो गलत काम है वो कर रहे हैं। दीक्षा, ये मामला सामने आया, शुरुआत आप कीजिए, फिर उसके बाद जो अपडेट है दर्शकों को वो मैं अपनी जिस तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट बॉयज लॉकर रूम का जो मामला वायरल हुआ है, जिस तरह से एक लड़की ने एक पोस्ट शेयर, एक प्राइवेट ग्रुप चैट की जो फोटोज है, स्क्रीनशॉट है, वो अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर की है, जिसमें लड़कियों की फोटोज बिना कंसेंट के उस ग्रुप में शेयर की जा रही है, और साथ ही लड़कियों के ऊपर भद्दे कमेंट और साथ ही रेप करने तक की धमकी भी दी जा रही है, उसमें रेप करने तक की बात भी की जा रही है। और सुमित, ये जो मामला है, जिस तरह से ये आपको ये भी बता दें अपने दर्शकों की, ये जो मामला है कि दिल्ली के काफी अच्छे एरिया साउथ दिल्ली का है सुमित, तो वहां के ये टीनेजर्स बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्होंने ये इंस्टाग्राम ग्रुप पे ये बातें की है, और इन चीजों से सुमित साफ पता चल रहा है कि जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो हमारी सोच है, किस हद तक ये आगे बढ़ रही है, हम कहाँ आगे जा रहे हैं, किस ओर आगे जा रहे हैं, किस तरह की जो डेवलपमेंट है, किस डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। दीक्षा, बिल्कुल इन सामाजिक सवालों पे हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दर्शकों को देना चाहिए मैं वो बता दूं कि बेहद शर्मनाक ये मामला जो है वो दिल्ली का है, और दिल्ली में इंस्टाग्राम ग्रुप पर जो टीन एज में जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया बॉयज लॉकर रूम, और इस लॉकर रूम में इन बच्चों ने जो है वो टीन एज बच्चों का ग्रुप था, इन्होंने बच्चियों की न्यूड फोटोग्राफ्स और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सहमति के ये फोटो जो है वो लगातार शेयर की, और भद्दे जो कमेंट है वो किए, यहां तक कहा कि इनका गैंगरेप जो है वो होना चाहिए या किया जाना चाहिए। और ये स्क्रीनशॉट रविवार को, या माफ कीजिएगा सोमवार को जो है, रविवार शाम को ट्विटर पर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर वायरल हो गए, और इसके बाद एक हंगामा जो है वो खड़ा हो गया। इन ट्वीट्स को देखकर, इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स को देखकर दीक्षा, दिल्ली की डीसीडब्ल्यू जो चीफ है स्वाति मालीवाल, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया, और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम को भी जो है वो कंप्लेन करी और दिल्ली पुलिस से भी कार्रवाई करने की गुहार की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल आईटी सेल के पास ये मामला गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल आईटी सेल ने फेसबुक को, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो दीक्षा फेसबुक का ही ब्रांड है, कंपनी है, तो जब फेसबुक से उसके बारे में जवाब मांगा है, जानकारी मांगी है, हालांकि ग्रुप को फिलहाल बता रहे हैं कि
डीएक्टिवेट जो है वो कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने एक छात्र को जो है वो पकड़ा है, वो दिल्ली के नामी स्कूल का छात्र है दिल्ली के, और केस जो है वो दर्ज किया है आईटी सेल की धारा के तहत दीक्षा केस दर्ज किया गया है। और ये जानकारी है कि इन पर कार्रवाई की जा रही है, 20 और बच्चों की पहचान की गई है और आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दीक्षा ये मामला यही नहीं थमता, ये इसलिए यहाँ पर नहीं थमता क्योंकि अब देखिए कि मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि बच्चे एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, तो एक प्रिविलेज चाइल्ड होने का फायदा है या क्या साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस है या सेक्स एजुकेशन की कमी है। जबकि दीक्षा अगर आप देखें तो अगर आप और मैं अपने बचपन को याद करें जी, ठीक है, तो हम लोगों को सोशल मीडिया उतना नहीं मिला था, मोबाइल फोन या डिवाइसेस नहीं मिले थे। और मेरा तो बचपन जो है मैं कहूँ तो मैंने तो मैकडी का बर्गर भी बहुत दिनों बाद खाया था, तो मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न बच्चा नहीं रहा। मैंने जितने भी आज जो DD1 पे सीरियल आते हैं, रामायण हो, शक्तिमान, आर्यमान, और ये तमाम सीरियल हमने बचपन में देखे हुए थे। तो दीक्षा हमें केबल टीवी भी जो है वो 2003 या 2004 में आकर मिला, जबकि मैं दिल्ली में ही रहता था। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ रहता था क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। तो दीक्षा ऐसे में आप समझिए कि आज का बच्चा टेक्नोलॉजी के इस माहौल में किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। और ये चिंता की बात ना सिर्फ उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे हैं, बल्कि उन तमाम माँ बापों के लिए है जिनके बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जी सुमित, अगर बात करें इन बच्चों की तो ये मेरे 11th-12th क्लास के बच्चे हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा समय तो अपने स्कूल्स में या ट्यूशंस में या उसके बाद घर में बीतता है। तो ये सबसे एक बड़ी बात है कि आपका ज्यादा समय जिस जगह पे बीत रहा है, आप उस जगह से क्या कैच कर रहे हैं, क्या टैकल कर, उस जगह पे आप चीजों को कैसे देख रहे हैं। जो मेल और फीमेल का डिफरेंस है, जो मेल पेट्रियार्की सोसाइटी है, आप उसमें किस तरह से देख रहे हैं। मुझे याद है सुमित कि जिस तरह से हमारे टाइम में होता था, स्कूल में अगर कोई लड़की लड़के से बात कर रही है, साथ कभी बिठाया नहीं जाता था। ये शायद अभी भी बहुत स्कूलों में होता है कि लड़के लड़कियों को साथ बिठाया नहीं जाता। तो डिफरेंस जो है सुमित वो कहीं ना कहीं स्कूल से ही पैदा होता है। लड़कियों को जिस तरह से लंबे स्कर्ट्स पहनने के लिए बोला जाता है, लड़कियों को आप इस तरह से चले वैसे नहीं चले, तो इस तरह की जो सोच है ना वो हम अपने बच्चों में, जो स्कूल से, जो माँ बाप भी अपने घर में बच्चों को इस तरह से दे रहे हैं। अगर साथ में किसी सेम 11th-12th का अगर कोई बच्चा है, साथ में उसकी बहन भी अगर उसी क्लास की है, तो जो हिदायतें, जो बंदिशें उसकी बहन के लिए होगी, उसके भाई के लिए नहीं होगी। उसकी बहन को 10 चीजें समझाई जाएगी कि लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़के वैसे नहीं करते। साथ ही सुमित ये बहुत बड़ी बात है कि एक 11th-12th का बच्चा, हमारे टाइम में तो हमने शायद 11th-12th में कभी फोन, शायद ही स्मार्टफोन देखे हों, लेकिन अगर एक 11th-12th का बच्चा स्मार्टफोन यूज कर रहा है, वो उस फोन में कितनी देर तक क्या कर रहा है, आज के माँ बाप ये चीज को टैकल नहीं कर पा रहे। आप ये नहीं मॉनिटर कर पा रहे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की सोच कहाँ से हो रही है। आप सोचिए सुमित कि वो उस बच्चे का मेंटल लेवल अभी ग्रोथ है, मेंटल जो स्टेटस है वो अभी बच्चों का 11th-12th मेरे ख्याल से चीजों को समझने का होता है, समझ के आप अपना ओपिनियन, धीरे धीरे आप अपनी ओपिनियन बनाते। इस टाइम पे अगर कोई बच्चा ऐसे बिना कंसेंट के फोटो यूज करके ग्रुप चैट में इस तरह की वल्गैरिटी की बातें करता है, तो अब आप ये सोच लीजिए सुमित कि उसका माइंड सेट किस लेवल पे जा चुका है। बिल्कुल दीक्षा, और दीक्षा एक बात यहाँ पर समझने वाली बहुत सही आपने बात कही कि मेरा मानना है कि माँ बाप, जो माता पिता हैं, उनकी भी असफलता है क्योंकि लॉकडाउन रहा है और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो घर पर ही हैं। और उसके बाद जो ये एक शब्द जो आपने अंग्रेजी में शब्द यूज किया, पेट्रियार्की, जिसको आपने कहा, उसका हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं तो पेट्रियार्की जो शब्द आपने यूज किया है, इसका हिंदी अनुवाद दर्शकों के लिए किया जाए। जो मर्दानी सोच हमारे समाज में ये काबिज है। दीक्षा जब भी दीक्षा दिल्ली में बलात्कार की खबरें आती हैं, देश से आती हैं, और लोग अगर मुझसे पूछते हैं, जैसे मेरी टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो अगर वो हमसे पूछते हैं कि आपका इस पे क्या स्टैंड है, तो दीक्षा मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। शुरुआत आपको और मुझे अपने घर से करनी होगी। मुझे अपने भाई से पूछना होगा कि तुम 7 बजे के बाद घर से ना निकलो। मुझे दीक्षा अपने घर में अपने जो पुरुष हैं मेरे घर में, मुझे उनके प्रति उनको जवाबदेह बनाना होगा, सोसाइटी के प्रति और अपने प्रति। उनको इतना नैतिक जो मॉरल एजुकेशन है उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरी अहम बात दीक्षा वो ये भी है कि जिस तरीके से आज ये लॉकर रूम वाला मामला सामने आया, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये तो एक मामला दीक्षा सामने आ गया, इससे पहले फेसबुक पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी उम्रदराज महिलाओं को जो है वो गलत तरीके के मैसेंजर पर चैट करने की कोशिश उनके साथ करते हैं। तो ये कहना कि ये कुछ नया है, हाँ ये नया है क्योंकि ये छोटे बच्चों से जुड़ा है।
लेकिन जी बड़ी बात दीक्षा यहाँ पर यह है कि आपको और मुझे शुरुआत अपने घर से करनी होगी। आपको और मुझे ये बात अपने घर के बच्चों से, उनको चाहे वो सेक्स एजुकेशन देकर हो या हो कि वो कहाँ है उनके बारे में अपडेट क्या है, ना कि हम सिर्फ लड़कियों से पूछें या हम लड़कियों से इस बारे में जानकारी ले कि वो कहाँ पर हैं। तो मुझे नहीं लगता दीक्षा, मेरा मानना है कि कोई भी पुलिस प्रशासन बाद में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी होगी। और दीक्षा जरूरी बात यह है कि इनको थोड़ा, आजकल के बच्चों को जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राउड जो आजकल हो गया है, यानी पब में दारू पीकर नाच लेना एक ट्रेंड बन गया है। और इन सबको दीक्षा, अगर आप इसको आज के समाज की जरूरत मानते हैं तो हमारी भारतीय परंपरा दीक्षा बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी चीजें हमारी परंपरा में है। कब कितना पुराना वक्त था दीक्षा, आप याद कीजिए, जब सती प्रथा के लिए आवाजें उठी थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किए गए थे। लेकिन आज भी महिलाओं को एक सेक्स की, आप कह सकते हैं कि वस्तु के तौर पर पेश करना या ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको रखना, ये कतई बर्दाश्त नहीं इसको किया जाना चाहिए। और इन बच्चों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही दीक्षा, सोशल मीडिया के ये जो दुकानदारियां चलती हैं, इनको भी ये बात जो स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई कंटेंट आ रहा है, या ऐसी इनको सुविधा बनानी चाहिए कि अगर ऐसा कोई कंटेंट कहीं अपलोड हो रहा है या इस पर कहीं ऐसी चर्चा चल रही है, तो या तो उसको किसी तरीके से दीक्षा वार्निंग मिलनी चाहिए उन लोगों को। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जी सुमित, जिस तरह से सेक्स एजुकेशन जरूरी है हमारे समाज के लिए, वैसे ही कंसेंट जानना भी बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। कंसेंट का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभी आप फिल्में देखें, सीरियल्स देखें, टीवी सीरीज में काफी ऐसी चीजों में बढ़ावा दिया गया है, लेकिन इस तरह से कई ऐसी अलग चीजें भी आई है जिसमें कंसेंट जो है वो दिखाया गया कि कंसेंट कितना जरूरी होता है। तो ये सुमित, कहीं ना कहीं हमें अपने घर से ही शुरुआत होगी। जो परवरिश होती है, आप स्कूल के बाद अपना सारा टाइम अपने घर में स्पेंड करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके माँ बाप में ये चीज होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह से बराबरी सिखाएं, बराबरी का दर्जा सिखाएं, कि जितनी जिम्मेदार लड़की है उस चीज को लेके उतने जिम्मेदार आप भी हैं। और दीक्षा, बहुत सारे लोग उस वक्त खुश हुए थे जब निर्भया के कातिलों को जो है वो सजा हुई थी, और वो ठीक दिन था। मेरे लिए बहुत खुशी की बात नहीं थी। वो कारण इसलिए दीक्षा, क्योंकि एक भजन है जिसकी कुछ लाइनें हैं कि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, मुझे सिर्फ इतना ही याद आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, आप देखिए 16-17 साल के बच्चे किस तरीके की बातचीत आज कर रहे हैं, और 26 साल तक पहुंचते पहुंचते अगर यही इनका माइंडसेट रहा तो वो समाज के लिए कितना हानिकारक होगा। ये बहुत चिंता की बात है। और इस पर जो है वो बातचीत होनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये अपने आप में दीक्षा, इस पर जो है मतलब कि अभी कोई एक दृढ़ कदम जो है भारत सरकार को और जो ये सोशल मीडिया कंपनीज है इनको उठाना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जी सुमित, जिस तरह से अभी बच्चों का जो सोशल मीडिया है, जो उन 20 बच्चों को अभी जो पुलिस के साइबर सेल ऑफ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार मतलब आइडेंटिफाई कर भी लिया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, तो सुमित इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेता है, या इस चीज का कितना भरोसा है कि वो बच्चे इस चीज से सीखेंगे, आगे ऐसी चीजें ना दोहराएंगे? उनका माइंडसेट अब किस तरफ मोड़ लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है सुमित आज के दौर में। बिल्कुल दीक्षा, आगे बढ़ते हैं दीक्षा इस खबर से। और आपको बता दें जो ताजा अपडेट इस मामले में है, लॉकर रूम, बॉयज लॉकर रूम वाली खबर में, वो ये है कि फिलहाल जो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसको पकड़ लिया गया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली आईटी सेल ने, क्राइम ब्रांच के जगह आईटी सेल के पास ये मामला है और इसकी जांच जो है वो चल रही है। 20 और लोगों की पहचान की गई है और 20 और लोगों के दरवाजे पे अब जो पुलिस है वो दस्तक दे सकती है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सोशल मीडिया कंपनियों को दीक्षा तलब करना चाहिए भारत सरकार को, और इनसे भी पूछना चाहिए कि इस पर इनको कोई एक मैकेनिज्म सेट करना होगा जिससे जो है इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। इसके बाद दीक्षा एक जो खबर हम ले लेते हैं वो ये है कि फिलहाल कोविड-19 को लेकर जो डेटा है वो 46,000 पार कर गया है। 24 घंटे में 194 लोगों की मौत हुई है, ये हमने अपने रिपोर्ट में बता दिया है दर्शकों को। दीक्षा, इसके अलावा एक बड़ी खबर और वो ये है कि आज अभिजीत बैनर्जी जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी और वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट, इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है इंटर्न राजनेता राहुल गांधी साहब के साथ। और राहुल गांधी साहब के साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
इस कॉन्फ्रेंस में अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं उन्होंने वो शेयर किए हैं। दीक्षा, अगर आप शुरुआत करें तो उसके बाद फिर मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो दर्शकों को दूं। जी सुमित, जैसा अगर देखें कि अभिजीत बैनर्जी से भी पहले जो रघुराम राजन है, उन्होंने भी जो इंडिया के स्टिमुलस पैकेज दिया है राहुल गांधी के साथ डिस्कशन में, उन्होंने भी बहुत ऐसी पॉइंट्स रखी है जिन पे जो वो चाहते हैं कि जो अमल करे। तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि हम अभी भी जो है 1% जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां की यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो उनकी जीडीपी 10% हो गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हम सबके हाथ में पैसे दे के उनको स्टोर्स भेजते हैं कंज्यूमर्स गुड लेने के लिए, तो उन्होंने बहुत ऐसे ऑप्टिमिस्टिक जो है इकोनॉमिक राइवल्स दिए हैं पोस्ट लॉकडाउन को लेके, कि पोस्ट लॉकडाउन में किस तरह से केंद्र सरकार को प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चाहिए कि हम आने वाले जीडीपी जो हमारी है, या फिर आप जो जिस तरह से महामारी है मुझसे कैसे टैकल कर सके। तो सुमित, मुझसे बेहतर आप दर्शकों को ये खबर बता सकेंगे। जी बिल्कुल दीक्षा, मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अभिजीत बैनर्जी साहब, बहुत उम्दा पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। उन्होंने बताया, क्योंकि दीक्षा मुझे भी इकोनॉमी की बहुत ज्यादा और अर्थशास्त्र की और मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास फैक्चुअल है, और क्योंकि दर्शकों तक हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश डेली अड्डा के इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से करते हैं, तो हम जो है वही जानकारी उनको देंगे। तो अभिजीत बैनर्जी का मानना है कि लोगों को क्रय शक्ति बनी रहनी चाहिए, यानी लोगों को खरीदार जो है वो बने रहना चाहिए। इसके लिए ये तभी संभव होगा दीक्षा, जब बाजार खुलेंगे और जब उनके हाथ में पैसा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में पैसा दे। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीजीएस के लिए आधार आधारित दावों से गरीबों की कई मुश्किलें हल हो गई होती। गरीबों का बड़ा समूह अब भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अस्थायी राशन कार्ड इस वक्त में दिया जाना चाहिए, जिससे वो इनका इस्तेमाल करें, और उन्हें रुपए गेहूं और चावल देने के लिए दिए जाने चाहिए। यानी कि दीक्षा, बहुत सीधी सी बात अगर आप समझें कि अगर गरीब के पास पैसा होगा तो वो मार्केट से सामान खरीदेगा, बाजार से सामान खरीदेगा, और जब बाजार से सामान खरीदेगा जो पैसा है वो वापस मार्केट में जाएगा, तो जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने दीक्षा ये कहा कि मैं राहुल गांधी साहब के सवाल के हिसाब से अगर आपको जवाब दूं, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके साथ हमारी गरीब जनता पर कोविड संकट, लॉकडाउन और आर्थिक तबाही के प्रभाव के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कैसा सोचना चाहिए। यूपीए शासन में जब गरीब लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म यूपीए सरकार ने दिया था, जिसमें मनरेगा के तहत भोजन का अधिकार, उन सबका उल्टा देने अधिकार, और अब उसका कुछ कुछ उल्टा होने लगा है, ये राहुल गांधी ने कहा। यानी कि सीधा निशाना मोदी सरकार, केंद्र सरकार पर उन्होंने साधा। अभिजीत बैनर्जी साहब ने इसके जवाब में दीक्षा ये कहा कि मेरे विचार दोनों को अलग कर सकते हैं। वास्तविक समस्या है कि वर्तमान समय में यूपीए द्वारा लागू की गई अच्छी नीतियां भी अपर्याप्त साबित हो रही हैं। यानी बहुत क्लियर कट जवाब उन्होंने दिया कि यूपीए ने भी जो उस वक्त काम किया था वो नीतियां इस वक्त में नहीं चल रही हैं, वो साबित नहीं हो पा रही हैं अच्छी। उन्होंने कहा कि उन्हें वैसा ही लागू किया है सरकार ने, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। ये स्पष्ट है कि यूपीए की नीतियों को का आगे उपयोग किया जाएगा। ये सोचना होगा कि जो इनमें शामिल नहीं है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी वो लोग जो इन नीतियों के अंदर दीक्षा नहीं आती, यानी सरकार की जो प्रणाली है, ऐसे बहुत से समाज के लोग होते हैं दीक्षा जो किसी ना किसी कारणवश से इस श्रेणी का हिस्सा नहीं बन पाते। उसके बाद उन्होंने कहा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिक यूपीए के अंतिम वर्षों में इस पर विचार किया गया था। आधार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना, जिसे इस सरकार ने स्वीकारा, उसका उपयोग पीडीएस और अन्य चीजों के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा दीक्षा उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो पाएगी, और विशेष रूप से इस प्रक्रिया के माध्यम से इस महामारी को संभावित समय के बारे में इसके बारे में कैसे सोचा जा सकता है, ये उन्होंने कहा। दीक्षा उन्होंने कहा कि समग्र आर्थिक विकास के लिए आशावादी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। और दीक्षा मैंने भी इस लॉकडाउन में ये सोचा है कि ये पढ़ा है, मैं स्वामी विवेकानंद को आजकल पढ़ रहा हूं, उनकी किताब में पढ़ रहा हूं, तो मैंने ये समझ लिया है कि चाहे वो मीडिया के लिहाज से हो, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हो, कोविड-19 के लिहाज से हो, या dailyadda.com को चलाने के लिहाज से हो, दीक्षा हमें आशावादी होना बड़ा जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात आज अभिजीत बैनर्जी साहब ने कही है कि आप बड़े बड़े कोलैबोरेशन मत कीजिए, आप किसी की गोद में मत बैठिए, आप सरकारी या दरबारी मत होइए, लेकिन आप आशावादी रहिए।
और यही सोच के दीक्षा मैंने पॉजिटिव होने का इस बार प्रण लिया इस लॉकडाउन में। तो ये जी, दीक्षा सुमित, तमाम बातें साथ आज ही आशावादी होने के साथ मुझे लगता है हमारे केंद्र सरकार को जो है ना प्लानिंग भी ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए। आशावादी हर कुछ नहीं कर सकता सुमित, खासकर हमारी सरकार के लिए। बाद बाकी बिल्कुल हमारे दीक्षा। लिए, आपके लिए ये चल जाए, लेकिन हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, जो अभी तक हमें, मुझे नहीं लगता सुमित कि हमारे पास कोई ऐसा प्लान है जो पोस्ट लॉकडाउन या अभी के इस वक्त में जो सरकार ने बनाया हो, कर रही हो और उसका नतीजा हमें दिख रहा हो। मुझे सुमित ऐसा कोई जो है प्लान दिखता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल दीक्षा, और ये चिंता की बात है और उम्मीद है भारत सरकार इस पर जो है वो कार्रवाई करेगी। जी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दीक्षा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर की गई, यानी कि उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिन लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा था। आज एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दाखिल हुई, जिसमें इस याचिका को खारिज, इन एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। तो देश की माननीय अदालत ने जो है वो इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ये दीक्षा एक और खबर थी। और दीक्षा, और कोई खबर आप जो दर्शकों के साथ डिस्कस करना चाहें, आपको लगता है इन तक पहुंचनी चाहिए? जी सुमित, मेरे हिसाब से हमने सारी आज की जो बड़ी खबरें थी अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। चलिए दीक्षा, दीक्षा एक और खबर है जो आज अभी शाम को ही आई है कि दिल्ली के तिलक नगर में एक स्कूल में कुछ जो मजदूर थे वो रुके हुए थे और लॉकडाउन के दौरान ये अपने घर नहीं जा पा रहे थे, इसके लिए इनको एक स्कूल में रखा गया था। इन लोगों के रहने के लिए स्कूल को शेल्टर होम बनाया गया था। सोमवार को, यानी कल, मजदूरों ने यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया था दीक्षा, बीते सोमवार को, और गेट तोड़कर ये लोग फरार हो गए हैं दीक्षा। ठीक है, तो तिलक नगर के दिल्ली की एक घटना है। और जब ये लोग बाहर निकले रोड पे तो पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ा और पूछताछ पता लगी तो वीडियो भी जो है वो सामने आ गया। तो अब इन लोगों ने पैदल जो है वो दूसरे शहरों में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रैवल की व्यवस्था भी नहीं दी है राज्य सरकारों ने। तो दीक्षा, ये एक खबर है। अव्यवस्था के इस माहौल में हमने ये प्रण किया है कि हम पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहकर हम, उम्मीद है दीक्षा, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। और जी आप कुछ कहना चाहेंगे दीक्षा? और मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, पॉजिटिव रहें। खासकर अभी के दौरान में जहां सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए हैं, तो उस तरफ अपना रुख कुछ दिन के लिए ना करें। खुद को बचाएं, तो अपने दीक्षा, समाज को भी नहीं बचा पाएंगे अपने जी दीक्षा, जी मेरा एक मानना इसमें ये भी है कि वो जो सोशल मीडिया पर एक तरीके का पागलपन चलता है ना, कि आप पक्के देशभक्त हैं, अगर आप सच्चे जी देशभक्त हैं तो गौ माता की फोटो लाइक करें, आप अगर सच्चे देशभक्त हैं तो नीचे जय माता की लिखें। जैसे कि साईं बाबा और माता रानी की जो सोशल मीडिया फेमिंग है या जो उनके होने की उपलब्धता है, वो फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम जो है वो उससे साबित होगी। इन लोगों से, जो लोग इस वक्त दारू लेने के लिए बाहर रोड पर जा रहे हैं और शराब के ठेकों के बाहर जो है लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और इनको किस तरह का डर नहीं है, इन लोगों के लिए भी अब वो जो एक बड़ा आईटी सेल हमारे देश में है, उसको एक मुहिम चलानी चाहिए ना। और उसको राष्ट्रवादी और जो तमाम बड़े महंगे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके ऊपर जरा बताएं कि अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप देश विरोधी हो जाओगे। आप हर तरीके से पत्रकारों को घेरते हैं, आप हर तरीके से आपके खिलाफ बोलने वाले लोगों को घेरते हैं। आज इन लोगों के लिए आपका एजेंडा काम नहीं आएगा, या इन लोगों के लिए आपके पास शब्दावली नहीं है कि किस तरीके से इस भीड़ को रोका जाए, मेंटेन किया जाए, और जो ये वायरस और जो संक्रमण फैल रहा है इसका डर इन लोगों को दिखाया जाए और उसके बाद इनको देशभक्त बना दिया जाए। मेरी एक राय दीक्षा, ये अपनी राय। जी सुमित, बेहद जिस जिस देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को जो है वो देशद्रोही बोल दिया जाता है, या जिस देश में मेरा अब तक मानना है जिस तरह के प्रोटेस्ट के लिए आजादी नहीं है, उस देश में जहां आप सरकार की, जो अभी आपकी सरकार चल रही है, उसकी जो नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हैं, शराब के ठेके खुलने के बाद जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो इस टाइम पर सरकार को इनके लिए भी आवाज उठाना चाहिए। साथ ही लोगों को भी सोचना होगा कि सरकार का सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप जो है सुमित, वो इंस्टॉल कर लेने से सच्ची देशभक्ति आपकी शायद नहीं दिखेगी। अभी आप सरकार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं, ये खुद के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए इस चीज का पालन करें। जी दीक्षा, लेकिन दीक्षा मैं एक चीज आपको बोल दूं, क्योंकि हमने पॉजिटिव रहने की बात कही है, तो आपको बता दूं कि हमारे भारत में अभी भी बहुत सारी स्वतंत्रता बाकी है।
और मैं इस बिंदु को अब इससे सहमत नहीं हूं कि हमारे यहाँ पर अब आजादी नहीं है, क्योंकि जमकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट यहाँ पर लोगों ने किए सीए और एनआरसी के विरोध में, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में। वो इस वक्त जो है वॉश आउट हो गए हैं, वो एक तरीके से दूसरी बात है। दूसरी अहम बात दीक्षा कि फिलहाल हमें एकजुट होना है, सरकार का सहयोग करना है, हिंदू मुसलमान नहीं करना है, और सोचना ये है, मदद ये करनी है कि अगर जरूरत नहीं है तो अपने घर से बाहर नहीं निकलें, और तमाम तरीके से जो है वो असमंजस की स्थिति में ना फंसें, क्योंकि सरकारें और खासतौर पे मेरी दिल्ली सरकार दीक्षा, उसने हमारे हाल पे छोड़ दिया है कि अब कोविड के साथ जियो, शराब लो, और जो टैक्सेस हैं चाहे वो फ्यूल पर हो, पेट्रोल डीजल पर हो, वो पड़े आपको ज्यादा बढ़े। और हो सकता है दीक्षा आने वाले दिनों में दिल्ली में जो बिजली और पानी भी सस्ता था उसकी दरें भी दीक्षा वो बढ़ जाएं, और एक के बाद एक जो वादे हैं वो धुल जाएं सरकार के। जी सुमित, सरकार की जो वादे हैं, जिस तरह के प्लान्स थे, मुझे लगता है ये पोस्ट कोरोना वायरस के बाद ही हमें देखने को मिलेगा कि सरकार ने किस तरह से इन चीजों पे अमल किया है, किस तरह से चीजों को सामने आए। जिस तरह से पीएम केयर फंड में भी इतने पैसे दिए गए हैं, उन पैसों का हिसाब मेरे ख्याल से ये कोरोना वायरस के बाद ही पता चलेगा कि नहीं ले सकते आप उन पैसों का हिसाब नहीं ले सकते। वो किसी भी तरीके से संसद में या किसी भी आप कहीं भी आप उससे जुड़ा सवाल नहीं पूछ सकते। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मीम चला रहे हैं कि क्या बिहार में अगली सरकार के लिए उस पैसे का प्रयोग किया जा सकता है, ये मीम चला रहे हैं। डेली अड्डा, सुमित शर्मा या दीक्षा यादव ये नहीं कह रही, सोशल मीडिया पर ऐसे मीम चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि क्या अगली सरकार, इस पैसे का अगला इस्तेमाल जो है वो राजस्थान में सरकार बनाने के लिए किया जा सकता है। में ऐसे मीम्स का तोड़ जो है वो आपको देशभक्तों के पास, जो देशभक्त है, अब आप उनको देशभक्ति कहें, उनके पास तो आपको इन मीम्स का तोड़ते जरूर मिलेगा कि सरकार की जो ये पैसे हैं ये कहाँ काम आ रहे हैं। उनका हिसाब भले ही सरकार आपको दे ना दे, लेकिन जो ये देशभक्त है, जो गोदी मीडिया है, ये आपको अच्छे चिट्ठे बड़े पर्चों में लिख के दे सकती है कि सरकार ने इन पैसों का उपयोग कहाँ किया है। दीक्षा, मैं एक जानकारी दर्शकों को और दे दूं, और ये खबर मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, और वो खबर दीक्षा ये है कि बहुत सारे लोग एक एनडीटीवी न्यूज चैनल जो है उसकी हेडलाइन को लेकर जो है सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा चल रही है। और क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपनी एक स्टोरी में, अपनी एक खबर में जो है वो अभी जो हंदवाड़ा में अटैक हुआ है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें इन लोगों ने एक जो हमारे जवान है, जो हमारे शहीद जवान है, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग जो है वो किया था, मारे जाने, यानी कि जो सुर्खियां बनाई जाती हैं उसमें किल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। उसको लेकर बहुत से लोगों को दीक्षा आपत्ति है। तो दीक्षा, आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ लड़ाइयां देखी हैं क्या? जी सुमित, मैंने आपको बता दूं कि मैंने अपने भी फ्रेंड लिस्ट में ऐसी कई लड़ाइयां देखी है, जिसमें जो है जी न्यूज और जो ndtv.com की जो है वो जो दोनों स्क्रीनशॉट लेके ये चलाई गई कि जी न्यूज ने मार्टियर शब्द का प्रयोग किया और एनडीटीवी ने किल्ड शब्द का प्रयोग किया। तो इस चीज पे जब आप तो एनडीटीवी देशद्रोही हो गया, देशद्रोही हो गया सुमित। और साथ ही कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो जिस तरह से एनडीटीवी ने खबर लिखी है, उस खबर में कहीं ऐसा वो झलक नहीं रहा कि एनडीटीवी जवानों के मरने के बाद जो है परेशान है या फिर एनडीटीवी को बुरा लगा है। ऐसा मतलब ऐसा देशभक्तों का मानना है कि उनको ये पढ़ के बिल्कुल नहीं लगा कि एनडीटीवी जरा भी इस चीज से नाखुश है। चलिए दीक्षा, ये जो मैं इन लोगों के लिए जो ऐसी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, इनके लिए एक तो आप भक्त हैं तो आप पर कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है मौजूदा वक्त में, लेकिन मैं इनके लिए क्योंकि कम ज्ञान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, एक स्पष्टीकरण जो है वो स्पष्टीकरण तो नहीं, एक तथ्य जो है मैं इनके सामने लेकर आऊंगा कि आपको याद होगा दीक्षा, पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, इसमें जो 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, ठीक है, हमारी तरफ से भी दीक्षा शहीद शब्द ही इन जवानों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के अनुसार, मैं दोबारा बता दूं इन भक्तों को कि माननीय मोदी जी की भारत सरकार के अनुसार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं उनके लिए किसी भी तरीके से शहीद शब्द का प्रयोग किया जाना संवैधानिक नहीं है। ये भारत सरकार ने जो है वो कहा था। अब मैं आपको बता दूं दीक्षा कि एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक कॉपी इस वक्त मेरे सामने है, जो उस वक्त भी जब हमने पुलवामा पर किया, क्योंकि हम भी डेली अड्डा में जो किल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, मार्टर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं,
अगर हम अंग्रेजी में इस कॉपी को लिख रहे हैं तो द 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ जवान हु made the supreme sacrifice on the Pulwama terror attack carried out by the Pakistan-based terror group Jaish-e-Mohammed will not be accorded the status of Shaheed yani martyr in the government's record. This is because a clause bars the government from according martyr status to the Jawan killed in the line of duty. तो ये एक तर्क जो है वो भारत सरकार की तरफ से है। किरण रिजिजू साहब ने संसद में ये बयान में कहा था कि इन लोगों के लिए, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए शहीद शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा, ये कहा था। तो ऐसे में दीक्षा, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग दुखी हैं, उनका दुखी होना उचित है, लेकिन एक न्यूज चैनल को जो तथ्यों पर खबरें दिखा रहा है या जो वो कर रहा है, जो संवैधानिक ढांचा कहता है, उसको लेकर अगर इस तरीके की टीका टिप्पणी होगी और एक एजेंडा चलाने की कोशिश की जाएगी, तो ये अपने आप में दीक्षा जो है वो चिंताजनक है बात, और इस पर जो है वो बातचीत होनी चाहिए। जी सुमित, लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम जर्नलिज्म पढ़ रहे होते हैं, इस पूरी पढ़ाई के दौरान, जब हम मीडिया पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे होते हैं, इस दौरान हमें यही सिखाया जाता है कि एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो किसी इमोशंस में बह के कभी खबरें नहीं बयां करता, कभी उस चीज को नहीं लिखता। साथ ही सुमित, इसमें संविधान जो है, जैसा कि आपने भी मुझे बताया है, जब मैंने शुरू में डेली अड्डा ज्वाइन किया था, कि आप किसी भी न्यूज चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक डूज एंड डोंट का पेपर दिया जाता है, जिसमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी चीजें मीडिया के लिए लिखी गई है कि आपको क्या फॉलो करना है वो दिया। तो लोगों के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि मीडिया के लिए भी डू एंड डोंट्स होते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें फॉलो करने होते हैं। हम किसी भी अटैक को इमोशंस में बह के हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कि इंडिया जवाब देगा इस चीज का। बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो अब लोगों को आदत पड़ गई है कि जो नहीं बोलेगा वो उनकी तरफ का नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की अपनी अपनी जो सोच है दीक्षा वो है, लेकिन हम डेली अड्डा पर हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, और जो सोशल मीडिया वाली दीवार है उस बाउंड्री से हम लोग थोड़ा दूर अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, इसलिए शायद हमारी फॉलोअरशिप अभी उतनी नहीं बढ़ रही है। लेकिन हाँ, हम लगातार दीक्षा ग्रोथ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए है, और इसके लिए हमारे दर्शकों का शुक्रिया। दिल्ली में जो लोग शराब की लाइनों में लगे हैं उनके लिए बहुत बहुत तालियां भी हमारी तरफ से। आप देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, और न सिर्फ अर्थव्यवस्था में योगदान, बल्कि आपने एक तरीके से एक हिंट भी दिल्ली सरकार को दे दिया है कि भैया बिस्तर बेड्स की तैयारी प्राइवेट अस्पतालों में कर लो। आज ही आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद अध्यक्ष, उन्होंने आम आदमी पार्टी से गुहार की है, एएनआई पर ये ट्वीट आया कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार से कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को बोलिए कि कुछ फीसदी हिस्सा जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों का रखें। तो ये तैयारी दीक्षा जो चल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा, इस पूरे लाइव में एक डिटेल्ड एडिटोरियल डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार जो है वो खबरों पर नजर बनाए रखिए, और दर्शकों तक जो जानकारी है वो dailyadda.com के जरिए पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीक्षा। शुक्रिया सुमित। तो दीक्षा हमारे साथ जुड़ी थी, और हमने आपको पूरा जो डिटेल इंफॉर्मेशन है आज दिन भर की खबरों का वो दिया। फिलहाल आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर कोई कमेंट ऐसा है जिसका जवाब हमें देना चाहिए तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। मुझे ऐसा कोई भी जवाब जो है वो नहीं, ऐसा सवाल नहीं दिखा है। तो फिलहाल हमारे इस लाइव बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप dailyadda.com के साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले, सबसे तेज नहीं, लेकिन सबसे क्रेडिबल तरीके से जो खबर है वो आप तक पहुंचाएं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।